देखो अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के पूरे रूल्स समझा दिए, फॉर्मेट समझा दिया, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी सब बता दिया। अब आज पहली क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बनाते समय सारे रूल्स आप लोगों को है ना ध्यान में रहने चाहिए। एक बार आप लोग खुद से पढ़ो क्वेश्चन को, और ऐसी कोई चीज लिखी हुई है कि जो मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कस की है, नहीं की है, या आप लोगों को कुछ नया नया लग रहा है? हाँ, पढ़े एक बार, चलो। मिस्टर लाल ओन्स अ बिग हाउस, मिस्टर लाल ओन्स अ बिग हाउस, 50% of the floor area is let out for residential purpose on a monthly rent of rupees 22,500। मिस्टर लाल का एक बड़ा मकान है और उस मकान का मतलब आधा हिस्सा 50% एरिया उसको किराए पर दिया हुआ है। किस लिए? रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। रेंट कितना है? 22,500 मंथली। 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशन। उस मकान का 25% हिस्सा जो ओनर है मकान का अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करता है, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे? नहीं करेंगे। वाइल द रिमेनिंग 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस। उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है, नहीं उसका लेना है। अब कल नहीं आए थे ना, तो वही कल हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो एक बार एक काम करता हूं, क्वेश्चन बनाने के पहले एक अपन डायग्राम बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही बनेगा डायग्राम। रुको ना, अभी मैं केस डिस्कस करूंगा। अभी यूज कैसा हो रहा है मकान, अपन उसकी बात कर रहे हैं, यूज। तो ये लिखा है 50% मकान को क्या करके रखा हुआ है? कितना रुपए? 22,500 पर मंथ। 25% को क्या करके रखा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस। और बाकी 25% को क्या करके रखा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस। तो ये वाले को तो अपन लेते नहीं है, इसका कैलकुलेशन में कोई हिस्सा नहीं आएगा। बाकी ये दो अपन लेंगे। अब ध्यान से सुनना, जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो कल अपन एक बात किए थे क्लास में, रूल्स की बात किए थे, यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें मैं बताया था कि मकान का जो यूज है टाइम बेसिस पे भी होता है, स्पेस बेसिस पे भी होता है। तो यहाँ पर एक ही मकान है और उसको अलग अलग हिस्से का अलग अलग यूज कर रहा है, तो कौन सा यूज है? स्पेस बेसिस है कि टाइम बेसिस? स्पेस। तो जब स्पेस बेसिस वाला यूज होता है ना, तो मकान को अलग अलग यूनिट मान के कैलकुलेशन करते हैं। है एक ही मकान, लेकिन कितने मकान मानेंगे? 50% को अलग और 25% को अलग, और वो वाला 25% को लेना नहीं क्योंकि बिजनेस में यूज कर रहा था। क्लियर है? तो कॉलम कितना बनेगा? जितने मकान उतने कॉलम। तो दो अमाउंट के कॉलम बनेंगे। मेन कॉलम तो बनता ही है पर्टिकुलर्स का, अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे और लास्ट में एक टोटल का कॉलम बनेगा। ठीक है, देखो तो अपन हेडिंग लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक कॉलम बनेगा आपका किसका? 50% का। एक कॉलम बनेगा किसका? 25% का। एक बनेगा किसका? टोटल का। टोटल का बनता ही है, मतलब पहला और लास्ट वाला कॉलम जो है ना कॉमन है, वो हमेशा बनाना है आपको। कौन सा? ये वाला और ये वाला। ये वाले जो कॉलम है ना, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। जितने मकान उतने बार आप कॉलम बनाओगे। पर्टिकुलर्स, %50 लेट आउट, 25% क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और लास्ट में लिखना टोटल। चलो अभी तो अपन क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने शुरू के पैराग्राफ को पढ़ा और इतना काम कर लिए। आगे पढ़े? देखो सबसे पहले क्या दिया है अपने को क्वेश्चन में? म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 6 लाख। ये जो 6 लाख रुपए है ना, ये किसी एक हिस्से का नहीं है, पूरे मकान का है। तो 6 लाख का इस परसेंट के हिसाब से अपन टुकड़ा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन।
कितना, 6 लाख का 50% करोगे तो कितना आएगा, 3 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड का 25% वाला हिस्सा लोगे तो कितना आएगा, 1.5 लाख आएगा। कल सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं वहां पे 1.5 लाख की एंट्री किया हूं, सही है कि गलत है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो 25% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा है कि जिस पोर्शन में वो रहता था, खुद रहता था, उसको किसी को किराए में दिया, ऐसा कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। मतलब वो वाला मकान जो था, कौन सा वाला, ये वाला 25%, ये पूरे साल भर क्या किया हुआ था, पूरे साल भर क्या था, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था भाई, पूरे साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो कौन सा केस की बात हो रही है यहाँ पे, केस 1, केस 1 लग गया। ये मकान जो था पूरे साल भर क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो केस 1 लग गया। तो केस 1 में मैंने आप लोगों को 3 रूल लिखवाए थे। पहला रूल लिखवाया था एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील। तो एनुअल वैल्यू कहां पर आती है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फिर एक्सपेक्टेड रेंट, फिर एक्चुअल रेंट, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर एनुअल वैल्यू आएगा लास्ट में। एनुअल वैल्यू ही नील लेना है, तो उसके ऊपर की सारी चीजें दी भी होगी ना क्वेश्चन में तो इररिलेवेंट है, लेना ही नहीं है। तो जो मैं 1.5 लाख रुपए डाल दिया हूं ना, इसको नहीं लेना है, आएगा जरूर लेकिन लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि मकान क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था। आगे बात समझ में, यहाँ केस 1 लग रहा है। तो बाहर टोटल में कितना निकालोगे, 3 लाख। उसके बाद फेयर रेंट, फेयर रेंट दिया है क्या क्वेश्चन में, फेयर रेंट कहां दिया है, फेयर रेंट नहीं दिया है। फेयर रेंट नहीं दिया रहता है तो मैंने क्या बताया था, एक्चुअल रेंट को ही 12 महीने के हिसाब से ले लेते हैं। तो 22,500 इंटू 12 मंथ, विच एवर इज हायर, कितना आएगा, 3 लाख। उसके बाद क्या लेते हैं, अच्छा किसी के दिमाग में ऐसी बात तो नहीं आई ना कि सर इसको अपन 50% क्यों नहीं किए, क्योंकि ये जो 22,500 है ना, ये किराया कौन से हिस्से का, इसी हिस्से का ही है, ये पूरे मकान का किराया नहीं है, ये 50% पोर्शन का ही किराया, इसलिए उसको और 50% से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है बोलो, स्टैंडर्ड रेंट पूरे मकान का 9 लाख है, तो 9 लाख का कितना आ जाएगा, आधा करेंगे तो इसका नील आएगा इधर। यहां पे क्या करते, विच एवर इज लोअर, तो 3 लाख। ये जो आएगा इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हम क्या लेते हैं, एक्चुअल रेंट लेते हैं। एक्चुअल रेंट मतलब जो रेंट रिसीव्ड लिखा है ना, मतलब किराए में दिया हुआ है, वही हमारे लिए एक्चुअल रेंट होती है। 22,500 इंटू 12 मंथ, यहां भी कितना आएगा, 270। अब इन दोनों में क्या देखते हैं, विच एवर इज, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां पे लेस करते हैं क्या, म्युनिसिपल टैक्स दिया है क्या क्वेश्चन में, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड लिखा है, कितना, ये पूरे मकान का है, म्युनिसिपल टैक्स क्या है, पूरे मकान का है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 80,000 का आधा 40,000, यहाँ लेना ही नहीं है, 40,000 यहाँ माइनस कर दो। इस क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट शायद नहीं है, इस क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट नहीं है। ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे,
केस 1 में एनुअल वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे नील लिखना है, ये नील हुआ है करके ऊपर की सारी चीजों को अपन क्या किए, लिए ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ टोटल में कितना आ जाएगा, 2,60,000। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसके अंदर पहला लिखते हैं 30%, तो 2,60,000 का 30% निकालोगे तो कितना होता है, 78,000, 78,000। इसमें तो लेंगे ही नहीं। चलो, तो हमारा क्या क्या हो गया, एक बार टिक मार ले। म्युनिसिपल वैल्यूएशन हो गया, स्टैंडर्ड रेंट भी ले लिए। अच्छा एक बात बताओ, रिपेयर लेंगे? क्योंकि 30% अपन ऑलरेडी ले लिए ना, तो इसको नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिपेयर, कैपिटल मतलब लोन लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है रिपेयर करने के लिए, तो लेते हैं। इसको क्या करेंगे, लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट कैलकुलेट करके दे दिया इस क्वेश्चन में, है ना। ग्राउंड रेंट नहीं मिलेगी कोई छूट, एनुअल चार्जेस नहीं मिलेगी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये दिया है तो भी नहीं लेंगे, क्यों, सब 30% में इंक्लूड है सब। चलो अब अपन बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। खर्चा है, हाँ खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन 2 मिनट मेरी बात सुन लो। अब आप लोग यहां गलती करोगे। केस 1 का क्या रूल था हसबिया? केस 1 का पहला रूल था एनुअल वैल्यू नील मानते हैं। दूसरा रूल था कि एनुअल वैल्यू नील है तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कैलकुलेट नहीं होगी, वो भी नील होगा। तीसरा रूल क्या था, उसको बोलने दो ना। आप बोल सकते हो विनीत, तीसरा रूल क्या था? लिखवाया हुआ प्रॉपर कल की क्लास में मैंने। आप बोल सकते हो हिमांशु, आप बोल सकते हो तुषार। हाँ वही तो लिमिट ही तो पूछ रहा हूँ। आप बोल सकते हो दानिश। हाँ याद आ गया 2,30,000 ये था। 30,000 नॉर्मल केस में मिलती है डिडक्शन अप टू, और 2 लाख रुपए की कब मिलती है, स्पेशल केस में, है ना। आप बताओ स्पेशल केस की कंडीशन क्या थी? हाँ 2001 कहाँ था? 19 लोन जो है 1999 के बाद दिया गया होगा पहला। दूसरा लोन ईयर के 5 सालों के अंदर आपके मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया होगा, तो अपन वो केस को क्या मानेंगे, स्पेशल केस, नहीं तो नॉर्मल केस मान के चलेंगे। इस क्वेश्चन में लोन कब लिया था, मकान कब बना, ऐसा कुछ लिखा है? हाँ ऐसे कब मैंने बताया कैसा रूल आप लोगों को? एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। नॉर्मल केस और स्पेशल केस वाला जो है ना, जो स्पेशल केस है केवल कंस्ट्रक्शन के केस में आपको डिडक्शन मिलेगी। किसकी? 2 लाख रुपए की जो लिमिट है ना, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखवाया था, मकान का कंस्ट्रक्शन कितने समय में हो जाना चाहिए, 5 साल। यहाँ लोन किस लिए लिया है पहले पढ़ो, रिपेयर के लिए लिया है। तो नॉर्मल केस का क्वेश्चन है ये, किसका क्वेश्चन है, नॉर्मल केस। तो नॉर्मल केस का मतलब कितना लिमिट मिलेगा, 30। तो चलो 30,000 का लिमिट है, मिलेगा डिडक्शन। तो 3 लाख का लोन पटा है इंटरेस्ट, तो 3 लाख का आधा तो यहां पे ले लोगे। 3 लाख का 25% निकालोगे तो नॉर्मली कितना आता है, नहीं मिलेगा 75,000, लेकिन अप टू मैंने बोला था 30,000। ये दो चीज का नोट लिखेंगे अपन अभी यहाँ पे, तो ये आएगा 180 बाहर। $75,000 आ रहा है। आप ही अभी मेरे बोलते बोलते 2 बार अप टू लगाए थे पीछे, तो अप टू के कारण ही तो 30,000 का डिडक्शन मिला भाई। हाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
2,60,000 माइनस 78,000 माइनस ये करोगे तो कितना आता है? 32,000 प्लस में आया माइनस में आया? और ये 30,000 माइनस में आया, ये माइनस में आया प्लस में आया, तो इनकम एक ठोक इनकम आया, एक ठो लॉस आया है। अब दोनों को एडजस्ट करके दिखाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2,000 रुपये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चेक कर लो, समझ में आया? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ऐसे बनेगा। ठीक है, हाँ ये 15 नंबर का आएगा। नोट, 2 ठोक नोट लिखना है यहाँ पे, नोट भी लिखना जरूरी है। पहला नंबर का नोट, नो डिडक्शन फॉर, क्या क्या था नाम? रिपेयर था, नो डिडक्शन फॉर रिपेयर्स, ग्राउंड रेंट, और क्या था? विल बी बिकॉज it is assumed that already included in 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये नोट नंबर 1। दूसरा नोट नंबर 2, व्हेन द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड for whole previous year, then deduction for interest on loan is allowed only up to 30,000। ठीक है, ये 2 नोट लिख के आना जरूरी है। तो ऐसे करके आपको देखो, अगर मैं बनाने बैठ गया ना इस क्वेश्चन को, मात्र 10 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन, मात्र 10 मिनट में। इनकम टैक्स का पेपर मैं अभी भी बता रहा हूँ, 1.5 घंटे से ऊपर का पेपर नहीं होता है। हाँ, आप लोगों की भी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो इनकम टैक्स का पेपर 1.5 घंटे से ऊपर का नहीं है। हाँ, पूरा 5 क्वेश्चन, अगर पूरा 5 प्रैक्टिकल बना रहे हो तो। ठीक है, और ये डायग्राम बना के नहीं आना है, ये समझाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, ये डायग्राम बना के नहीं आना है, समझाने के लिए मैंने बनाया। हाँ, अगर इतना बना दोगे, इतना ये दिख रहा है, चेक करने वाला आपको 15 में गिरी से गिरी हालत में 14 देगा, इतना अगर बना के आए तो। नहीं देते ना उतना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 15 नंबर का। हाँ हाँ, और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास में। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इसके पहले 3 क्लास अटेंड किए हो इसकी, जैसे कैसे अटेंड, छुट्टी मार के जो भी है। अभी क्वेश्चन बनाते बनाते कितने सारे रूल एक साथ लगे, आप खुद सोच लो, है कि नहीं? अगर मैं बिना रूल समझाए अगर कुछ बताता, कुछ कराता, तो ये क्वेश्चन बना नहीं पाते। तो रूल समझना, इनकम टैक्स है ही वैसा, ये अलग अनोखा सब्जेक्ट है। ये अपन शुरू से अकाउंट पढ़ते आए तो उसका क्रेडिट डेबिट अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा अलग हो जाता है, ये सब्जेक्ट अलग है अपने आप में। तो जिस तरीके से आपका शुरू का रूल वाला क्लास बहुत जरूरी है, रूल अगर समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आराम से बनेगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा अब सुनो, ये जो पीडीएफ तैयार हो रहा है ना आप लोगों के लिए, ये आप लोगों की वर्कशीट है। तो इसमें कम से कम 20-22 क्वेश्चन आएंगे इसके नीचे लाइन से। तो क्वेश्चन उसके नीचे सॉल्यूशन, क्वेश्चन उसके नीचे सॉल्यूशन, ऐसा आपको मैं हर रोज शेयर कर दिया करूंगा। और आपका होमवर्क वही रहेगा जो डेली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए, वो वापस से बनाना है खुद से, नया होमवर्क नहीं दूंगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा,
मैं तो ऑडिट का भी जुगाड़ करा दिया हूँ भाई, क्लास पूरी डली हुई है रिकॉर्डेड, आप लोग उसको देख लो, नोट्स भी डले हुए हैं उसमें। ऑडिट में भी आप 35 40 10 12 क्यों सोच रहे हो, ऑडिट में भी अच्छा नंबर लाओ ना पढ़ के। और आईएमपी क्वेश्चन भी ऑडिट का मैंने भेज दिया आप लोगों को। पिछले साल भेजने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट हुआ था, इसलिए जल्दी जल्दी इस बार मैं भेज दे रहा, ताकि आप लोग आराम से पढ़ते रहो उसको। बाकी सब्जेक्ट का भी भेज दूंगा। फैजल, समीक्षा को जानते हो क्या? हाँ, 82% आया आज उसका, सेमेस्टर वाली। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़े। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ बिग हाउस whose municipal valuation is 36,000 per annum. 1/3 portion of the house is let out to a tenant, tenant मतलब किराएदार, at 1600 per month for residential purpose, and remaining 2/3 portion is occupied by him for his own residence. बस इतने ही से अपन एक ठो फोटो बना लेते हैं। एक बड़ा मकान था इसके पास, इस मकान का 1/3 और 2/3 बनाना है तो थोड़ा ऐसा बनाऊंगा। 1/3 पोर्शन को क्या करके रखा है, लेट आउट, कितने रुपए में, और बाकी 1/3 बाकी 2/3 को क्या करके रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है। बस वो लाइन को पढ़ के कंफ्यूज मत होना, आगे और कुछ बातें भी लिखी हुई सकती है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब डिसाइड करेंगे कि बाकी 2/3 को क्या किया है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस स्टार्टेड इन जून 2019 एंड वॉज कंप्लीटेड इन 1 नवंबर 2021। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला आप लोगों को मैं जब करा रहा था तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की डेट और कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट दिया रहता, वो इन्फॉर्मेशन मैं एक जगह इकट्ठा करके दे देता था। अब वही चीज आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बिखरी हुई मिलेगी। तो दो इन्फॉर्मेशन मिल गई लोन के लिए, कौन सी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ वो। ही पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया कितना, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ लेकिन डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। म्युनिसिपल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स अलग होता है। म्युनिसिपल टैक्स किसको पेमेंट करते हैं, नगर पालिका को, उसी का ही छूट मिलता है बस। स्टेट टैक्स का पेमेंट कर रहा है तो वो नहीं मिलेगा छूट। हाँ, सब स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्लूड है, मान लेंगे, ठीक है। किसी का मोबाइल चालू है, स्नैप आ रहा है बहुत सारा। अब ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स हैड टेकन अ लोन ऑफ ₹50,000। कितने का लोन लिया था, ऑन 1 जुलाई 2019 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस। द लोन हैज नॉट येट बीन पेड बैक, मतलब लोन का पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब वो लोन ले लिया और ब्याज पटाया जा रहा है बस, लोन का मूलधन को नहीं पेमेंट किया, ऐसा लिखा है। आई बात समझ में। एट द रेट ऑफ कितने रुपए में लिया है, 12%। अब देख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला अगर आपने अटेंड किया होगा क्लास, सारी इंफॉर्मेशन दे दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की डिटेल दे दिया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की डेट दे दिया, फिर लोन की अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन कब लिया था, ये सब दे दिया है। ये इंफॉर्मेशन जब भी मिलेगी मतलब वही वाला काम करना पड़ेगा क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट वाला, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he received ₹5,000 from an old tenant as an arrear of rent. This amount was allowed as deduction in the past year as unrealized rent. Compute his income from house property for the assessment 24-25। ये जो लाइन है ना, 2 मिनट के लिए इसको होल्ड कर दो,
साइड में रख दो इसको, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन के लास्ट में। अभी ये पिंक कलर से जो मैंने हाईलाइट किया उसको छोड़ दो, उसके बेस पे, बाकी के बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। अच्छा, 1/3 पोर्शन को क्या करके रखा है बोलता है, लेट आउट, लेट आउट करके रखा है। और 2/3 पोर्शन को क्या करके रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। और कहीं पे लिखा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड करने के बाद कुछ किया, ट्रांसफर हो गया, ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो ये वाला पोर्शन पूरे साल भर क्या था, मतलब यहां पर कौन सा केस लग रहा है, वापस से केस 1 लग गया इसमें भी, ठीक है। चलो बनाए क्वेश्चन। कितने मकान है, मकान एक ही है, यूनिट 2 है, तो कितने कॉलम बनेंगे अमाउंट के, 2 कॉलम बनेंगे, और एक टोटल का। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम वन थर्ड पोर्शन क्या था, ये लेट आउट, और 2/3 पोर्शन क्या था, और लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल। चलो सबसे पहले क्या ले, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है, कितना रुपए, 36,000 पर एनम करके दिया है। तो 36,000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 12,000। और इसका लेंगे क्या, नहीं, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद फेयर रेंट दिया है क्या क्वेश्चन में, फेयर रेंट क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं दिया है तो बताओ, नहीं दिया है। तो फेयर रेंट नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट को ही 12 महीने के हिसाब से ले लेते हैं, 1600 इंटू 12 मंथ, 19,200, ये तो खाली रहेगा। अभी दोनों में विच एवर इज हायर कर दो, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट है क्या क्वेश्चन में, तो आप एक काम कर सकते हो, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो वाला पॉइंट स्किप कर दो, सीधा ये जो आएगा इसको मैं एक्सपेक्टेड रेंट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बता दो। एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट है नहीं ना क्वेश्चन में। अब इसके बाद क्या लिखूं मैं, विच एवर इज हायर, हाँ स्टैंडर्ड है ही नहीं ना, तो ये आएगा, इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस लेस म्युनिसिपल टैक्स। पूरे मकान का म्युनिसिपल टैक्स कितना पे के, 3600, तो 3600 का 1/3 करोगे तो 1200 माइनस कर दो यहाँ पे, इसके तो मिलेगा नहीं। ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, 18,000, और ये कितना आएगा, 18,000। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला 30% क्या लेते हैं, तो 18,000 का 30% 5400 आएगा, ये तो मिलेगा नहीं। अब बात करेंगे किसकी, इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जैसा उस समय करते थे वही काम करना है अपने को। लिखोगे प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट और
प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट और कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, यहाँ टोटल लगा के बाहर। तो इसके लिए अपन को है ना वापस से वो वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बताओ लोन कब लिया था? 1 जुलाई 2019, मतलब कहानी चालू हुई 19-20 से। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। तो चलो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। हाँ नहीं, इस चीज को ऐसा लाइन खींच के नहीं, ऐसे ईयरली दिखाना है। मैं अभी लिख के बता दूंगा कैसे करना है। ये चेक करने के लिए ये आसान पड़ता है। तो 19, 20, 21, 22, 23 और 24 लोन कितने का लिया था? कब लिया था? 1 जुलाई को लिया था ना। मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? लिखा है क्वेश्चन में 1 नवंबर 21 को मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। 1 नवंबर 19 मतलब इस साल में आएगा। एक 11-21। तो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक होगा? लोन की डेट से लेकर जिस डेट में कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन उसके पहले वाले 31 मार्च तक। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। तो इधर कितना महीना आ रहा है? 9 महीना। और इधर कितना आ रहा है? 12 महीना। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड टोटल कितने महीने का आ गया? 21 महीने का आ गया। बस ये चेक करने के लिए हमको ये बनाना पड़ता है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करके कैसे दिखाना है, यही दिखा सकते हो अंदर में। प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट को कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा लिखना है 50,000 का कितना परसेंट? कितना आएगा? 6,000 आएगा। और कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट को ऐसे लिखोगे 50,000 इंटू 12/100 इंटू 21/12 इंटू 1/5। ये ऐसा करके दिखाना है अंदर में। हाँ तो 10,500 टोटल आया होगा, उसका 1/5 भी करोगे तो 2100 रुपये आएगा। अब देखो ये जो 8100 रुपये आया ना, ये पूरा लोन जो लिया था ना पूरे मकान से रिलेटेड था, किसी एक पोर्शन का नहीं था। लोन जो था पूरे मकान का लोन था। तो 8100 रुपये टोटल इंटरेस्ट आया है। अब इसको भी 1/3 और 2/3 करके बांटेंगे। तो बांटो, कितना आता है? हाँ प्रीवियस ईयर का मतलब 50,000 का 12%। हाँ तो ये कितना आएगा इधर? 5400 और 2700। पहले वाले में 27 आएगा ना, दूसरे वाले में कितना ले लूं? और बाहर कितना जाएगा बताओ? ये आएगा, इसको क्या बोलेंगे? इनकम ऑब्लिक लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आता है? 1800 माइनस 9,900 और ये 5400 रुपये लॉस आ गया। और दोनों को माइनस करोगे तो कितना आता है? 4,500। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन क्या करेंगे सुनो। आप लोगों को मैंने बोला था फॉर्मेट का लास्ट वाला एक पट्टी को अभी छोड़ दो, मैंने अभी तक समझाया नहीं आप लोगों को। अब उसको समझो क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज, अनरियलाइज्ड रेंट होती है। क्या होती है? अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब हमारा किराया डूब गया है। हमारा किराया क्या हुआ है? डूब गया है। मिलना था लेकिन नहीं मिला, डुबा दिया किराएदार ने। तो अनरियलाइज्ड रेंट का हम क्या करते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट को क्या करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स के साथ में। ये हो गया अनरियलाइज्ड रेंट की बात, जब हमारा किराया डूब रहा है प्रीवियस ईयर में। कभी कभी क्या होता है, पिछले 4-5 साल पहले का या 2-3 साल पहले का कोई किराएदार हमारा उस समय किराया डुबा दिया था, उस समय किराया डुबा दिया था, लेकिन इस साल में वो डूबा हुआ किराया को ला के दे रहा है हमको। या फिर उससे लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा कोर्ट वोट में, कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा नहीं आपको किराया देना पड़ेगा, जो भी कारण होगा, या तो उसका मन नहीं मान रहा होगा, नहीं सामने वाले का पैसा नहीं खा सकते तो ला के दिया होगा, या फिर कोर्ट वोट का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, ऑर्डर आया होगा तो उसको किराया देना पड़े होगा।
किसी भी कारण से उसका डूबा हुआ किराया, जो पहले का डूबा हुआ किराया था, वो करंट ईयर में हमको आके रिसीव हो रहा है, तो आपकी इनकम है कि लॉस है? क्योंकि जब डूबा था तब लॉस दिखाए थे ना, तो अब वो डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है तो उसको अपन क्या मानेंगे? इनकम। तो जो डूबा हुआ किराया मिलता है ना हमको, उसको हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। क्या बोलते हैं? या फिर उसको एरियर रेंट के नाम से भी जाना जाता है, एरियर रेंट या फिर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो उसको हमको लास्ट में जोड़ना पड़ता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद में। करेंट ईयर में पैसा डूबा रहता तो उसको क्या करते? माइनस करते, क्योंकि लॉस था। डूबा हुआ किराया वापस मिलता है तो उसको क्या करते? जोड़ते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जोड़ने के पहले उसमें भी 30% काट के आपको लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से। ठीक है, एक बार अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट देखते हैं। पढ़ो क्या लिखा है? एरियर रेंट या फिर अनरियलाइज्ड रेंट लिखा है। ऑफ अर्लियर ईयर रिसीव्ड, है ना? तो जो उसकी अमाउंट है वो ले लो, उसमें 30% क्या काटो? स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसकी जो फाइनल अमाउंट होगी बाहर निकालो, और टोटल आपका जो आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन करते करते कहाँ गए? आगे ऊपर में आ गए हैं, तो अब बस नीचे का जो पट्टी वाला काम है वो कर लेते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन में क्या वर्डिंग लिखी है, पढ़ो वापस से। हाँ बोलो। अगर जैसे वो अनरियलाइज्ड रेंट का जो रिसीव जो हो रहा है वो अगर नहीं दिया है तो अपन इस वाले को जो अभी अपना निकला है फाइनल, हाँ ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। तो इनकम ही लिखेंगे कि वो टैक्सेबल भी लिखना है? हाँ ये टैक्सेबल है, मतलब टैक्सेबल मतलब उस इनकम पर टैक्स लगने वाला है हमको। अब इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब यही टैक्सेबल है ना? अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो वापस से। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he received ₹5,000 from an old tenant as an arrear of rent. This amount was allowed as deduction in the past year as unrealized rent. मतलब उस साल अपन उसको अनरियलाइज्ड रेंट मान लिए थे, उसका अभी अपने को क्या हो रहा है? रिकवरी हो रहा है। चलो यहां पर लिखो, अब इसको दिखाएंगे कैसे, सुनो। अब बताओ ये जो 5,000 रुपये हमको मिला है, कहाँ से मिला है? 1/3 वाले पोर्शन से मिला कि 2/3 वाले से? क्लियर नहीं है ना, तो इसका एडजस्टमेंट नहीं, ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते आप। डायरेक्ट उसका हिसाब किताब टोटल में होगा, समझे मेरी बात को? तो इसका कॉलम है ना, ऐसे आपको दिखाना है। इसको यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर आप लिखोगे ऐड रिकवरी ऑफ एरियर रेंट, या आप वर्डिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, है ना? अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड ऐसा लिख सकते हो। कितना मिला है? 5,000। इसमें लेस क्या करेंगे भाई विनीत? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? 1,500 आएगा। तो बाहर कितनी निकालूं अमाउंट? ये जो आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 4500 प्लस 3500 कितना होगा? 8,000। ये हो गया भाई अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये पेपर में आया हुआ सवाल है। हाँ, अब वो तो नहीं मालूम मेरे को, अब मैं हर साल देखता हूँ ना तो मालूम रहता है हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है करके। ईयर के हिसाब से नहीं मालूम मेरे को, लेकिन आया है। ठीक है, कौन सा वाला? हाँ, ये जो लाइन लिखी है ना, सुनो मेरी बात, इधर देखो। एक लाइन लिखी है कि द लोन हैज नॉट येट बीन पेड बैक, ऐसा लिखा है। अगर लोन का पैसा पूरा चुका दिया रहता मान लो उसने, तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट आता ही नहीं। प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट तब लगता है जब आपका लोन का पैसा आउटस्टैंडिंग है। नहीं भी लिखा रहेगा ना तो हम मानते भी वही है कि उसने लोन का पैसा चुकाया नहीं है। मतलब वो हर साल क्या करता है? ब्याज देने का बस काम करता है। मालूम है ईएमआई सिस्टम तो अभी अभी आया है। पहले लोन कैसे मिलते थे? पहले आपको बैंक वाला लोन दे देता था और आपसे ना ब्याज लेते रहता था। फिर आपके पास जब एक मुश्त पैसा आता था ना तो आप उसमें प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करते थे और बचा हुआ जो पैसा रहता था फिर ब्याज उसके ऊपर लेता था।
पहले के समय में ऐसे लोन चलता था। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराने डिजाइन किए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ईएमआई वाली बात नहीं होती है। आई बात समझ में? ईएमआई वाला तो नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो है ही नहीं ऐसा, दोनों तीनों बुक में नहीं है ऐसा। आज के समय में ऐसे वाले लोन कम चलते हैं। तो ये हो गया। हाँ, तो स्टेप मार्किंग मिलेगी आपको। देखो, स्टेप मार्किंग का एक रूल है, अगर आपने गलतियां शुरू से ही कर दी है तो पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा सामने वाला, आगे का भले ही क्यों ना पूरा सही बनाया होगा आपने, क्योंकि एक गलती शुरू में ही हो गई मतलब उसका इफेक्ट पूरे क्वेश्चन में पड़ गया, है कि नहीं? तो बेचारा अमाउंट चेंज करके क्या क्या चेक करते रहेगा वो। और अगर आपकी पूरा क्वेश्चन सही है और गलती लास्ट में हुई है तो शुरू से आपको नंबर देगा, आखिरी का नंबर नहीं देगा वो। स्टेप मार्किंग का ये नियम है। तो गलती कहां पर हो रही है वो डिपेंड करता है। हाँ, अच्छा, एक चीज आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग कभी भी बुक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखोगे तो बुक वाला क्या करता है मालूम है? वो हमेशा अपनी कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रेंट से चालू करता है, ऊपर के चीजों को कैलकुलेशन में नहीं दिखाता, ना वर्किंग नोट में दिखाता है। वो डायरेक्ट कहां से बनाना चालू करेगा? एक्सपेक्टेड रेंट से। बताएगा भी नहीं कि एक्सपेक्टेड रेंट कहां से आई। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट के पहले का भी काम कर लेते हैं। आई बात समझ में? बुक वाला हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता है कहां से? एक्सपेक्टेड रेंट से। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिखाएगा ही नहीं कहीं पे। तो अपने को वैसा नहीं करना है, अपने को क्या करना है? लाइन से, जैसा मैंने बताया फॉर्मेट हिसाब से वैसे ही करना है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आज की क्लास में अपन ने कितने क्वेश्चन किए? 2, एक ये और एक ये क्वेश्चन नंबर 2 दे दूं इसका नंबर? चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पढ़े? क्या बोल रहे हो? हाँ फैजल, देखो, डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी कंस्ट्रक्टेड अ बिग हाउस इन जुलाई 2013। अभी हम कौन से साल में बैठे? 2023-24 में। मतलब क्वेश्चन का जो साल है हमारा सीधा 23-24 की बात हो रही है ना। और इसने मकान बनवाया कब? 2013 में बनवाया, कंप्लीट हुआ मतलब ना। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच इज 80,000 पर एनम। उस मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना था? 80,000। वाइल द स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट कितना था? 90,000। मतलब स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 90। द हाउस वॉज यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एकदम क्लियरली लिखा है, 25% पोर्शन को क्या किया है? सेल्फ रेसिडेंस। 25% पोर्शन को सेल्फ ऑफिस, तो ये वाले का कैलकुलेशन नहीं होगा। 25% पोर्शन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस 2,000 पर मंथ। 25% पोर्शन फॉर कॉमर्शियल फर्म किराए पर दिया हुआ है। तो मैंने कल यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बताते समय ऐसा बताया था, 4 यूज हो सकता है, 4 में से 1 का नहीं लेते, 3 का लेते हैं। अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर एज फॉलोज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स 12,800 बनता 12,800 है,
क्या लिखा आगे, एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 9,000, बनता 12,800 है, लेकिन भाई ने पेमेंट कितना किया है 9,000, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा 9,000 का मिलेगा बस, और 9,000 पूरे मकान का है, तो उसके रेशियो में अपन तोड़ के लेंगे, ठीक है। 9,000 जो है पूरे मकान का है। रिपेयर मिलेगी क्या छूट, ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्जेस, इमोशनल करने की कोशिश करेगा, बोलेगा एनुअल चार्जेस 4,000 उसके पापा के द्वारा बनाई गई थी, नहीं, पापा बनाए कि दादा बनाए, नहीं मिलेगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट कलेक्शन चार्जेस, फालतू में लाइन दे के क्वेश्चन बड़ा कर रहा है, जबकि ये 5 पॉइंट की छूट नहीं मिलने वाली। हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स वाला, म्युनिसिपल टैक्स का रूल क्या था पहले ये बताओ आप। जितना ओनर के द्वारा प्रीवियस ईयर में पेमेंट होगा उतने का डिडक्शन मिलता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स बोलता है 12,800 रुपए टोटल है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 कितना है 9,000, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी 9,000 की। और म्युनिसिपल टैक्स जो पूरे मकान का है, तो जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे तो 3 कॉलम बनाए रहोगे ना 25-25% वाला, तो उतने हिसाब से ले लेंगे अपन इसको, ठीक है। अब आगे, he had taken a loan from housing board to construct the house at the rate of 12% per annum of rupees 2 lakh, उसने 2 लाख का लोन लिया था 12% के हिसाब से, ठीक है। इंटरेस्ट वॉज ड्यू 24,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20,000 वॉज पेड। इस क्वेश्चन में एक ये लाइन बहुत अच्छी है, बताओ इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस से कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्यों 2013 में लिए थे और अभी हम 23-24 में बैठे, तो उसका 5 साल तो बीच में ही एक्सपायर हो गया होगा, आएगा ही नहीं। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था वो कि भाई जितना बनता है, जैसे म्युनिसिपल टैक्स में था कि 12,800 बना और पेमेंट 9,000 का किया, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी 9,000 की। ये रूल मैंने किसके लिए बताया, लोन के लिए ऐसे बताया क्या, इंटरेस्ट और लोन चाहे पेमेंट हुआ रहे चाहे मत हुआ रहे, डिडक्शन पूरे की मिलती है ड्यू बेसिस पे। एक्चुअली कारण ये है कि जो निगम वाले होते हैं ना, आप लोग जब 11वीं पढ़ते थे तो अकाउंटिंग पढ़ाए होंगे आप लोगों को, अकाउंटिंग की शुरू के चैप्टर्स, 2 बेसिस होती है अकाउंटिंग करने के, कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस, सुने हो नहीं सुने हो, 11वीं में एकदम शुरू में पढ़ाए होंगे आप लोगों को। अकाउंटिंग करने के 2 बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। तो जो निगम वाले होते हैं ना, वो अपनी अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है जितना पैसा इस साल आया वो हमारी इनकम है, जितना पैसा हमारे जेब से गया वो हमारा खर्चा है, चाहे वो किसी भी ईयर को वो चीज बिलोंग करती हो। ये कौन सा बेसिस बोलता है, कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि इस साल आपने जितना काम करवाया, चाहे उसका पेमेंट हुआ है चाहे पेमेंट नहीं हुआ है, वो इसी साल की इनकम कहलाएगी, ये इस साल का एक्सपेंस कहलाएगा। ये कौन बोलता है, एक्रूअल बेसिस। तो जो बैंक होती है ना, बैंक जहां से लोन वोन लेते हैं, वो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करती है, और जो म्युनिसिपल वाले हैं वो किस बेसिस पे, कैश में करते हैं। तो इसलिए म्युनिसिपल टैक्स का जो डिडक्शन मिलेगा ना, जितना पे होता है उतना ही मिलता है। और जब बैंक की बात आएगी, इंटरेस्ट और लोन की बात आएगी, तो देखो बनता 24,000 रुपए और लेकिन पे कितना किया बोलता है 20। ये 24,000 कहां से आया, 2 लाख का 12% निकालो, 24,000 आता है। बोल रहा है कि इंटरेस्ट और लोन बनता 24,000 है, लेकिन भाई ने पेमेंट किया 20, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी 24 की मिलेगी। कितने की मिलेगी 24 की, क्योंकि वो वाला जो पेड वाला जो रूल है ना, वो लोन के इंटरेस्ट पर अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स के लिए मैंने बताया। अगर ऐसा कुछ रहता तो उसके बारे में बताता मैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मेरे को इच्छा हो रही कि आप लोग एक बार बना के ट्राई करो। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी बनाते आ रहे, नहीं बनेगा तो अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। हाँ, तो ये होमवर्क दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देने दो, ये फिर मैं ये क्वेश्चन दे के फिर आप लोगों को शीट भेज दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो ये सब मैं शीट आप लोगों को दे दूंगा उसी में। हाँ भाई, बस 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 उतना ही।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ये बनाओ के, और नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोग। हाँ ठीक है, नहीं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्कशीट, ठीक है, ये मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ और ये डेली अपडेट होते जाएगी। चलो क्लास 1, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।